देखिए, हम लोग 5 पार्टियों के गठबंधन लोकसभा के चुनाव में गए थे। उन पांचों गठबंधन के अलावा कोई और भी पार्टी अगर इस गठबंधन में है तो वो चुनाव में कहीं न हमारे लिए काम करते हुए दिखे, न गठबंधन के लिए काम करते हुए दिखे। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी गठबंधन के प्रतिकूल उन्होंने काम किया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस गठबंधन में है। 4 सीटों पर बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होने हैं। अब इसको लेकर एनडीए में रस्साकसी शुरू हो गया है। पशुपति कुमार पारस ने दावा किया है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में हमारे पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अब इसको लेकर एलजेपीआर के सांसद है अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रत्याशी एनडीए के होंगे उनके लिए हम प्रचार करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने पशुपति कुमार पारस को लेकर कहा कि वो हमारे गठबंधन के प्रतिकूल लोकसभा चुनाव में प्रचार किए थे, हमें नहीं लगता है कि वो हमारे गठबंधन में है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 दलों के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे, इसके अलावा कोई दल हमारे गठबंधन के लिए प्रचार करने नहीं गए थे। क्या कुछ कहना है अरुण भारती का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो। देखिए, इस उपचुनाव में हम लोग एनडीए के गठबंधन के तौर पे जो भी उम्मीदवार हमारी गठबंधन की तरफ से दिया जाएगा, हम लोग उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उनको जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी पार्टी का भी कोई उम्मीदवार हो? ये संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि आरएलजेपी तो एनडीए में है ही नहीं, तो आप लोग क्या मतलब तैयार होंगे आरएलजेपी को अगर एक सीट जाता है? देखिए, हम लोग 5 पार्टियों के गठबंधन लोकसभा के चुनाव में गए थे। उन पांचों गठबंधन के अलावा कोई और भी पार्टी अगर इस गठबंधन में है तो वो चुनाव में कहीं न हमारे लिए काम करते हुए दिखे, न गठबंधन के लिए काम करते हुए दिखे। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी गठबंधन के प्रतिकूल उन्होंने काम किया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस गठबंधन में है। और अपनी गठबंधन में हमारी तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा, हम लोग उसके लिए प्रचार करेंगे। इसमें मेरे 2 विचार हैं, आप इत्मीनान से सुनिएगा। सबसे पहला है कि एक अरुण भारती के आगे आ जाने से पूरा समाज आगे नहीं आ जाता, और इसीलिए पूरे समाज के इंटरेस्ट में है कि इसमें कोई वर्गीकरण फिलहाल नहीं हो, नहीं तो आरक्षण की चोरी, आरक्षण में छेड़छाड़, परिवार जो पहले से होते आए हैं वो जारी रहेंगे। इसलिए फिलहाल इसमें कोई उपवर्गीकरण की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, मेरी बेटी अभी क्लास 10th में बेस्ट 4 में 90% अंक लाई है। आगे जाकर के जब वो किसी कॉलेज में दाखिला देगी और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी तो उसके जो 90% नंबर आए हुए हैं, क्या उसके लिए वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेगी कि रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरेगी? जैसे ही आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आप हमारे ऊपर दावा कर देंगे कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और आपको अगर पता चल जाए कि ये रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, भले 90% ही अंक लाया हो, तो आप उसे तुरंत उठा करके, भले ही एलिजिबल भी होगा जनरल कैटेगरी के लिए, तब आप उसको उठा करके आप डाल दीजिएगा रिजर्व कैटेगरी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये छुआछूत और भेदभाव जो पहले मूर्त रूप में था, अभी भी अमूर्त रूप में है। इसलिए इसका जो आपका जो सवाल है, उस सवाल का जवाब इस समाज के पूरे परिप्रेक्ष्य पे और इन 2 बातों के परिप्रेक्ष्य पे देखना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं हो सकता है, इसका एक सब्जेक्टिव जवाब ही हो सकता है। सर, सच्चिदानंद लास्ट वाला, देखिए, ये अच्छी बात है कि चिराग पासवान जी की पहली फिल्म में कंगना रनौत जी थी, उनकी जाति मुझे नहीं पता है, और मेरा ये मानना है कि अगर जातियों के भेद को मिटाना है तो इस तरह का मेल मिलाप, सामाजिक हमारा मेल मिलाप जो हर लेवल पर होना चाहिए, सिर्फ फिल्म में ही नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज में हर जगह होना चाहिए। और मैं आगे बढ़ कहूँगा कि अगर रोटी और बेटी का संबंध हो सकता हो तो वो भी होना चाहिए, तभी जाके समाज में ये जातिवाद का कोड खत्म होगा।